अफगानिस्तान में पैर जमा लेने के बाद बाबर ने हिंदुस्तान का रुख किया। भारत में सन 1517 में इब्राहिम लोदी दिल्ली सुल्तान बना। इब्राहिम लोदी के रवैये की वजह से उसके अफसर, दरबारी, अमीर, सामंत सभी खासे नाखुश थे, नाराज थे। वैसे भी दिल्ली सल्तनत अब 300 साल पुरानी हो चुकी थी। भ्रष्टाचार आसमान छू रहा था। उधर सल्तनत के पंजाब सूबे के बागी सूबेदार दौलत खान लोदी के इशारे पर बाबर पंजाब को आहिस्ता आहिस्ता निगलता चला जा रहा था। सन 1521 तक उसने चिनाब नदी तक का इलाका हथिया लिया। दौलत खान लोदी को इब्राहिम लोदी ने पंजाब से भगा दिया। दौलत खान के अलावा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान या अलाउद्दीन को इब्राहिम ने बेइज्जत कर दिया था। इन दोनों ने आखिर बाबर को न्योता दे ही दिया कि वो दिल्ली आकर अपने पूर्वज तैमूर का 125 साल पुराना किस्सा दोहराए। सन 1525 में बाबर ने पंजाब के बचे हुए हिस्से पर हमला कर दिया। उसने पंजाब की राजधानी लाहौर पर कब्जा कर लिया और वहां काफी कत्लेआम और लूटपाट हुई। इस समय सिखों के पहले गुरु गुरु नानक हज यात्रा से वापस आ चुके थे और उन्होंने पंजाब में बाबर के हमलों का और उससे उपजे अत्याचारों का आंखों देखा हाल बताया है। ऐसा कहा जाता है कि खुद गुरु नानक को बाबर ने कैद कर लिया था, पर यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संतों के आगे सुल्तानों की आज दिन तक कभी नहीं चली। तो गुरु से प्रभावित होकर बाबर ने उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन इससे बाबर के इरादों और चरित्र दोनों पर ही कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। लाहौर में कुछ समय रुकने के बाद बाबर ने आलम खान को पंजाब का सूबेदार बना दिया और दौलत खान के साथ एक सेना दिल्ली पर हमला करने के लिए भेज दी। इस सेना ने इब्राहिम लोदी को दिल्ली में घेरने की नाकाम कोशिश की। इससे एक तरफ जहां इब्राहिम लोदी को अपनी ताकत का गलत अंदाजा हो गया, वहीं बाबर ने लोदी की ताकत का सही सही आकलन कर लिया। तो आखिर बाबर खुद सरहिंद होते हुए दिल्ली पर चढ़ाया। जवाब में इब्राहिम लोदी बाबर से टक्कर लेने के लिए खुद दिल्ली से पंजाब की ओर चल पड़ा। नतीजन इब्राहिम लोदी से बाबर का पहला, अंतिम और अत्यंत निर्णायक युद्ध हुआ 21 अप्रैल सन 1526 के दिन दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में पानीपत में। तो ये थी पानीपत की पहली लड़ाई। ये पानीपत का पहला युद्ध बाबर बंदूक और बारूद के बदौलत जीत गया। इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया और उसके साथ ग्वालियर का राजा विक्रमादित्य तोमर भी मारा गया। 325 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का अंत तुरंत हो गया। इस युद्ध में मिली जीत की याद में बाबर ने पानीपत में एक मस्जिद बनवाई, जो आज भी काबुली बाग में मौजूद है। तो पानीपत की इस पहली लड़ाई के साथ ही दिल्ली पर बाबर का कब्जा हो गया और बाबर ने तुरंत अपने सेनापतियों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया ताकि खास शहरों और किलों को जीता जा सके। हुमायूं ने एक साधारण घेराबंदी के बाद आगरा पर कब्जा कर लिया, पर अभी भी आगे की डगर आसान नहीं थी। बाबर से लोहा लेने के लिए उत्तर मध्य भारत में 3 गुट बन गए थे। अफगानों के 2 गुट थे। पश्चिमी अफगान संघ, जो पंजाब से अवध तक फैले हुए अफगानों का संगठन था और जिसका मकसद था दिल्ली में इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को फिर से स्थापित करके दिल्ली सल्तनत को बरकरार रखना। और इसके अलावा था पूर्वी अफगान संघ, जो अवध, बनारस, बिहार और बंगाल में बाबर से लड़ने को बिल्कुल तैयार बैठा था। इन 2 अफगान गुटों के अलावा मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में बना एक शक्तिशाली राजपूत संघ भी था। राणा सांगा चाहते थे कि बाबर जैसे विदेशी आक्रमणकारी को भारत से भगाकर 300 साल बाद दिल्ली को फिर से राजपूतों के हाथों में लाया जाए। अभी भी इतिहासकारों में मतभेद है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया या बाबर ने राणा सांगा से मदद मांगी। जो भी हो, राणा सांगा ने राजनैतिक सूझबूझ दिखाई। उन्होंने न तो इब्राहिम लोदी की रक्षा की और न ही बाबर की कोई भी किसी प्रकार की मदद की। हालांकि इस तटस्थता को बाबर ने राजपूतों से लड़ाई करने का बहाना बना लिया। वो सोचता था कि राजपूतों को आसानी से हराया जा सकता है, जो कि वास्तव में इतना आसान भी नहीं था। उल्टा पानीपत से ज्यादा कठिन परीक्षा तो ये थी। लेकिन राजपूतों से पहले पश्चिमी अफगान संघ का सफाया जरूरी था। इसका पहला सबसे मजबूत मोर्चा तो सन 1526 में पानीपत में ही ढह गया था। फिर एक टुकड़ी आगरा और जयपुर के बीच बयाना में आ गई। यहां उसे राणा सांगा से मदद की दरकार थी। दूसरी टुकड़ी आगरा में थी, जिस पर हुमायूं ने पहले ही फतेह पा ली थी। तीसरी टुकड़ी आगरा के दक्षिण में चंबल पार ग्वालियर के मजबूत किले में मौजूद थी और चौथी टुकड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा के पार मुरादाबाद के पास संभल में थी। तो ये थी पश्चिमी अफगान संघ की कुछ खास टुकड़ियां।
बाबर ने एक सेना भेजकर संभल को घेर लिया और संभल के गिरते ही आज का रोहिलखंड कहलाने वाला सारा इलाका अब बाबर की पकड़ में आ गया। ऐसा ही कुछ हुआ ग्वालियर के साथ भी। उसके बाद बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को भेजकर अवध, जौनपुर, बनारस और कालिंजर पर भी कब्जा कर लिया। उधर संभल के साथ साथ बाबर ने धौलपुर, इटावा और ग्वालियर पर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन बयाना पर कब्जा करने गई मुगल सेना को अफगानों और राणा सांगा ने हराकर सन 1527 की फरवरी में वापस लौटा दिया। बाबर इस वक्त आगरा में था, हुमायूं के लौटने का इंतजार कर रहा था। ये वो वक्त था जब राणा सांगा बयाना में थे और आसानी से बाबर को हरा सकते थे। अब बाबर और राणा सांगा का सीधा मुकाबला था। 16 मार्च सन 1527 के दिन फतेहपुर सीकरी से कुछ दूरी पर खानवा में बाबर और राणा सांगा के बीच जोरदार टक्कर हुई। इस घमासान युद्ध में दोनों पक्षों का भारी नुकसान हुआ, लेकिन राजपूतों का तो मोर्चा ही ढह गया। बाबर की तोपों और बंदूकों के आगे राजपूती तेवर, तीर और तलवार नहीं टिक सके। इस खानवा की घमासान के दौरान ही मैदान में राणा सांगा बुरी तरह से घायल हो गए और उन्हें बेहोशी की हालत में मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। मौका देखकर राणा सांगा का दाहिना हाथ मेदिनी राय भी ग्वालियर से दक्षिण में बसी अपनी राजधानी चंदेरी लौट आया और बाबर से आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो गया। खानवा में राजपूतों को मुगलों के हाथ मिली इस निर्णायक पराजय के बाद इतिहास में राजपूत फिर कभी इस पैमाने पर एकजुट नहीं हो पाए। इससे पहले कि राणा सांगा फिर से बाबर को चुनौती दे पाते, जनवरी सन 1528 में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हीं के साथ साथ राजपूतों की एकता का भी अंत हो गया। बाबर ने अपने अभी तक की जिंदगी में खानवा से बड़ी लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी, इस पर अभी शोध बाकी है। अब दिल्ली, आगरा, ग्वालियर यानी उत्तरी हिंदुस्तान के एक खास शहर पूरी तरह से बाबर के कब्जे में सुरक्षित थे। ग्वालियर के किले को देखकर तो बाबर भौंचक्का रह गया। उसने ग्वालियर के किले की भूरी भूरी प्रशंसा की, और ठीक भी है। मध्य एशिया में ऐसा भव्य दुर्ग कोई था भी नहीं। कहीं उसने चित्तौड़ या मांडू देख लिया होता तो। बहरहाल सन 1528 में बाबर ने ग्वालियर होते हुए चंदेरी में बैठे मेदिनी राय पर हमला कर दिया। चंदेरी की ऐतिहासिक लड़ाई में मेदिनी राय लड़ता हुआ मारा गया और वहां की राजपूत महिलाओं ने पहले ही जौहर कर लिया था। तो इस तरह से सन 1528 तक राजपूत संघ का भी अंत हो गया। अब बच गया था पूर्वी अफगान संघ। इस पूर्वी अफगान संघ को खत्म करने के लिए बाबर ने अवध होते हुए घाघरा नदी के किनारे फरवरी सन 1529 में डेरा डाला। यहां पर आपको एक दिलचस्प बात बता देते हैं। घाघरा नदी मतलब सरयू नदी, वही सरयू नदी जिसके किनारे अयोध्या बसी हुई थी, और इसी अयोध्या का अपभ्रंश है अवध। ऐसा आजकल माना जाता है कि अयोध्या की विवादित बाबरी मस्जिद बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने राम जन्मभूमि पर सन 1528 या 29 के दौरान बनवाई थी, यानी लगभग इसी समय। तो ये अयोध्या की बाबरी मस्जिद पानीपत और संभल के बाद भारत में कायम की गई बाबर की तीसरी मस्जिद थी। संभल में इसलिए मस्जिद बनवाई थी क्योंकि हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म संभल में होने वाला है। अब वापस आ जाते हैं पूर्वी अफगान संघ पे। पूर्वी अफगान संघ बाबर से लड़ने को बेकरार था। यहां इब्राहिम लोदी का भाई महमूद खान लोदी भी था और उसका जीजा बंगाल सुल्तान नुसरत शाह भी था, और इन दोनों के साथ में था बिहार का नाबालिग शासक जलालुद्दीन लोहानी। इसी बिहार के बालक सुल्तान जलालुद्दीन लोहानी का संरक्षक था भविष्य का उत्तर भारत का सम्राट शेर शाह सूरी। तो मई सन 1529 में उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर छपरा के पास गंगा और घाघरा नदी के संगम पर और उसके इर्द गिर्द ये घाघरा का युद्ध लड़ा गया। इसमें केवल प्यादों, घुड़सवारों और तोपों का ही नहीं, नावों का भी भरपूर इस्तेमाल हुआ। इस युद्ध में बाबर ने निर्णायक रूप से पूर्वी अफगानों को पराजित कर दिया और गंगा के मैदानों पर अपनी मोहर लगा दी। महमूद लोदी मारा गया और बंगाल सुल्तान नुसरत शाह कमजोर पड़ गया। वो भागकर अपनी राजधानी गौर चला गया। बिहार का बालक सुल्तान लोहानी और उसका संरक्षक फरीद खान यानी शेर शाह सूरी बाबर की सेवा में आ गए। बाबर फरीद खान से यानी शेर शाह सूरी से बेहद प्रभावित हुआ। उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यही शेर शाह सूरी एक दिन बाबर के बेटे हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ देगा। अफगान संघ का हिस्सा होने के नाते शायद ऐसी शेर शाह सूरी की मंशा रही हो। अब बाबर का साम्राज्य काबुल और कंधार से लेकर बिहार में कोसी और गंगा के संगम तक फैला हुआ था।
ये घाघरा का युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध था। अब बाबर के पास भारत में कोई भी दुश्मन बाकी नहीं था। बाबर ने बाहरी समस्याओं पर तो फतेह पा ली, पर घर की समस्याएं ही आखिर में इंसान को खोखला कर देती हैं। अब बाबर के घर परिवार को देख लेते हैं। बाबर की करीब 8 से 10 बेगमों का जिक्र आता है। इनसे बाबर को कम से कम 9 बेटे और 9 बेटियां हुई। बाबर का सबसे बड़ा बेटा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं सन 1508 में माहम बेगम से जन्मा था। गुलरुख बेगम से उसको 2 बेटे हुए, कामरान मिर्जा और अस्करी। चौथे महत्वपूर्ण बेटे हिंदाल का जन्म दिलदार बेगम से हुआ था। ये थे बाबर के 4 खास बेटे, जिनका यहां जिक्र जरूरी था। बाबर को अपने बेटे हुमायूं से बहुत ज्यादा मोह था, जरूरत से बहुत ज्यादा। ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं बहुत बीमार रहने लगा था, तो बाबर ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हुमायूं की सारी बीमारी बाबर को आ जाए, मतलब बाबर की उम्र हुमायूं को लग जाए। तो ऐसी किंवदंती है कि बाबर ने हुमायूं की सारी बीमारी खुद पर ले ली और इसी वजह से बाबर की मृत्यु हो गई। जो भी हो, पर अपने इतने बड़े साम्राज्य को एकजुट करने का और व्यवस्थित करने का मौका बाबर को नहीं मिला। कुछ अज्ञात कारणों से 26 दिसंबर सन 1530 के दिन बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। कुछ स्रोतों के हिसाब से बाबर की मृत्यु आगरा से दक्षिण में धौलपुर में हुई थी, लेकिन पहले बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, जिसे आज हम रामबाग कहते हैं। बाद में बाबर के शव को काबुल ले जाकर दफना दिया गया। वहां आज भी बाग बाबर में उसकी समाधि है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भले ही भारत और भारतीयों की घोर निंदा की हो, भले ही आज हम बाबर को एक विदेशी आक्रांता और अत्याचारी के रूप में जानते हों, पर वो अपने जमाने का एक बेहतरीन सेना नायक था, एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व था, बल्कि उस जमाने के दुनिया भर के नामचीन सेना नायकों में बाबर की गिनती होती है। अक्सर बाबर को भारत में तोपें लाने का श्रेय दिया जाता है, पर यह दावा अधूरा है। दक्षिण भारत की बहमनी सल्तनत के पास पहले से ही तोपें आ गई थीं, बाबर के आने से 50 साल पहले से। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि उत्तर भारत को तोपों की शक्ल बाबर ने ही दिखलाई, और भारत की युद्ध शैली में इस नए बारूद और तोपखाने से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अब एक सवाल और आता है कि बाबर भारत को लूटने आया था या राज करने? जवाब है कि राज करने ही आया होगा। हालांकि अगर वो और जीता तो राजधानी काबुल में ही रखता, और इससे पहले भी वो ये कर चुका था। याद है आपको, वो काबुल से 3 साल तक बाहर रह चुका था। तो अगर राज फैलाना हो, घर की ड्योढ़ी, घर की दहलीज पार करनी ही पड़ती है। इस बात को केवल महत्वाकांक्षी लोग ही समझ पाएंगे। मात्र 14 साल की उम्र से आखिर तक वो लड़ता ही रहा, इसलिए बाबर की जिंदगी में अभियानों के अलावा कोई खास दूसरा पहलू नहीं था। जैसा कि सब में होता है, बाबर में भी तमाम अच्छाइयां और बुराइयां थी। बाबर की बुराइयों का तो भारत में भरसक प्रचार हुआ है। बाबर से हमको कुछ और नहीं तो कम से कम एक सीख तो मिलती ही है। सुनने में एक ही बात लगेगी, लेकिन है 2 अलग अलग बातें। वो हैं, नंबर 1, कभी भी हार न मानना, और नंबर 2, परिस्थितियों को हरा देना।